हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ डायन वाली स्टोरी का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिली। आपको बता दूँ, ये स्टोरी लिखी है रिहाना प्रवीण जी ने। कहानियों की तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। आप गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंडो पर गेम्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 100 से भी ज़्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसी स्किल वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो अपने पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक अकाउंट में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंडो स्टोर पर मिलते हैं असफाल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन्स भी। इतना ही नहीं, रोज़ विंडो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोज़ाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट विद प्राइजेस अप टू 25 लाख। अब विंडो पर इतना कुछ है, मैं और कितना बताऊं। अभी के अभी जाके विंडो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पार्ट 1 में हमने जाना किस तरह कुणाल की शादी एक सुधा नाम की लड़की से होती है, जो कि बाद में पता लगता है कि शायद वो एक डायन है। लेकिन जब तक उसके घर वालों को ये सब बात पता लगती है, तब तक सुधा उनकी नज़रों से काफ़ी दूर चली गई होती है। अब आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। बुआ जी ने सोचा कि ये सब सुधा की ताई जी के घर से शुरू हुआ था। शायद वहीं जाकर सुधा के बारे में पता किया जा सकता है। बुआ जी अगले दिन ताई जी के घर जाने की तैयारी करने लगती हैं। सभी लोग रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुणाल भैया के साथ मम्मी सोती थी। रात के कुछ 1 बजे के आसपास मम्मी जोर से चीखती हैं और सभी की आंखें खुल जाती हैं। सभी कमरे में जाकर देखते हैं तो कुणाल भैया को खून की उल्टियां हो रही हैं और वो जमीन पर पड़े थे। उनकी स्किन का कलर काला पड़ गया था। ऐसा अजीब और डरावना मंजर देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पापा जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन करते हैं। आधे घंटे तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं आती, तो पापा और गौरव भैया कुणाल भैया को बाइक पे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं। मम्मी और हम सब भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। उससे पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर अभी इमरजेंसी केस में दूसरे हॉस्पिटल गए हैं और उन्हें आने में आधा घंटा लग जाएगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पापा उस लड़की से कुणाल भैया को एडमिट करने को बोल देते हैं और भैया को आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। भैया कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उल्टियां अभी बंद हो गई थी, पर नर्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधे घंटे बाद कुणाल भैया के डॉक्टर आते हैं और वो सीधा आईसीयू में जाते हैं। इधर हम सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बस भैया को कुछ ना हो, क्योंकि उस अघोरी की बातें दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। लगभग 10 मिनट तक हम ऐसी ही बेचैनी में बाहर खड़े रहे और उसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और पापा से कहते हैं, आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। बस ये सुनते के साथ ही हॉस्पिटल में मातम छा जाता है। मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि कब, क्या और कैसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। जब तक मैंने होश संभाला, मैं आंगन में एक चटाई पर लेटी हुई थी। घर में मातम छाया हुआ था और बस चारों तरफ से रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। मेरे सामने ही कुणाल भैया की लाश रखी थी। उनके आसपास सबने भीड़ लगा रखी थी। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और सभी सुधा भाभी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शाम 4 बजे कुणाल भैया का अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन सुधा भाभी का कोई पता नहीं था। 2-3 दिन कैसे बीते किसी को कोई होश नहीं था। अगस्त का महीना था, घने बादल और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। 2 दिन बाद हमें अघोरी के पास जाना था, क्योंकि उन्होंने हमें अमावस्या की रात को बुलाया था। 2 दिन तक घर में लोगों का आना जाना लगा ही रहा। आखिरकार वो रात आई थी। मैं, बुआ जी, मम्मी पापा और गौरव भैया दोपहर 3 बजे ही अघोरी से मिलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि प्रेतशिला पहाड़ तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। दिव्या दीदी बुआ की लड़की के साथ घर पर ही रहती हैं। कभी धूप कभी बादल में
हम लोग उस अघोरी की कुटिया तक शाम 6 बजे तक पहुंच जाते हैं। वहां उनके 2 शिष्य हमें बाहर बने चबूतरे पर बैठने को कहते हैं और थोड़ी देर बाद एक शिष्य आता है और हमसे बातचीत करने लगता है। वो खुद को एक तांत्रिक का बेटा बताता है। उसकी उम्र लगभग 20 या 21 साल की ही होगी। वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है कि उसके पिता जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तंत्र मंत्र सीखने लगे और एक तांत्रिक बन गए। उसके पहले उसके पिता फल बेचा करते थे। एक दिन ध्यान करते समय उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए उसने इस अघोरी की शरण ले ली। वो लड़का बताता है कि इस अघोरी का साधना स्थान वैसे तो शमशान है, लेकिन हम लड़कों की वजह से वो यहीं रहते हैं। जतिन नाम का वो लड़का बहुत ही होनहार प्रतीत हो रहा था। जब बुआ जी जतिन को हमारी परेशानी के बारे में बताती हैं तो वो हमें दरहा भूत के बारे में बताते हैं। यहाँ आसपास के गांव में अभिचार कर्म करने वाली 4 या 5 औरतें या मर्द होते हैं जो अपनी ईर्ष्या के वश में आकर दूसरों के ऊपर षटकर्म कर देते हैं। इनके इष्ट दरहा भूत या शक्तिशाली भूत होते हैं। ये हमेशा दूसरों को अपनी तंत्र क्रिया द्वारा दुख देते हैं। इनके इस काम को सीधे तौर पर गांव में कोई नहीं जानता। आमतौर पर इनके कर्म का कोई सबूत नहीं होता और ना ही पूजा पाठ का। इनके परिवार वाले भी इनकी क्रियाओं को नहीं जानते और जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाते हैं इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। इनका मंत्र सिर्फ 2 या 3 शब्दों का होता है। जिस परिवार को अत्यधिक दुख देना हो उनके यहाँ अपने माहवारी कपड़े से जुक्ति बनाकर मंत्र शक्ति से उनके घर के दरवाजे पर गाड़ देते हैं, जिससे वहां किसी भी देवी देवता का प्रवेश निषेध हो जाता है और उनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक उन्हें दुख देता है। इनकी साधना बहुत ही गोपनीय तरीके से होती है। ये दीपावली के दिन अपने गांव को मंत्र से बांधकर शमशान में 8-10 के ग्रुप में इकट्ठा होकर अपनी गुरु डायन के समक्ष कमर में झाड़ू लपेटकर अपने मल मूत्र से जमीन को लीपकर गोल घेरे बनाकर रात भर नाचती हैं और अपनी शक्ति बढ़ाती हैं। पहली बार ये अनजाने में या जानबूझकर इस विद्या को सीखती हैं। तब इनकी गुरु मंत्र सिखाने के बाद सिद्धि के लिए बलि मांगती हैं और वो भी इनके पति या फिर इनके पुत्र की। अगर ये इस काम के लिए मना कर देती हैं तो ये पागल हो जाती हैं और हाँ कहने पर बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप ही मर जाता है और गांव में या परिवार में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। इनकी सिद्धि होने के बाद ये पेड़ पौधे, पालतू जानवर या फिर पक्षी आदि का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और बाद में मनुष्यों पर प्रयोग करते हैं। बहुत सी डायन इस विद्या को सीखना नहीं चाहती हैं क्योंकि इनका भविष्य अंततः दुखदायी और कष्टदायक हो जाता है। ये बात गांव के सभी लोग जानते हैं, किंतु जो सीनियर या बुजुर्ग डायन होते हैं उन्हें अपना चेला बनाना अति आवश्यक होता है। स्वयं की मृत्यु से पहले 4 या 5 डायनों को अपना चेला बनाना उनकी मजबूरी होती है, नहीं तो उनके इष्ट भूत स्वयं को बहुत तंग करते हैं। इसीलिए वो ऐसी स्त्री या पुरुष को चुनते हैं जिनके अंदर जलन की भावना बहुत ज़्यादा हो या अपने ही परिवार के किसी सदस्य को चुनती हैं। उन्हें वश में कर अपने साथ घुमाती फिराती हैं और 4-5 मंत्र सिखा देती हैं। इस तरह से चेला बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो कम उम्र की अपने ही परिवार की 1 या 2 लड़कियों के ऊपर शक्तिपात कर देती है ताकि उस लड़की का जितने साल बाद भी विवाह हो, उसके बाद लड़की के ऊपर अपने आप विद्या जागृत होने लगती है और सपने में मंत्र और विधि मिलने लगती है और इस तरीके से उसके डायन बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। साधारणतया हम लोग सोचते हैं कि डायन एक बहुत खतरनाक, काली और कुरूप सी दिखने वाली बुढ़िया होगी, जैसा कि टीवी सीरियल में हम देखते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। डायन बहुत सुंदर, खूबसूरत, गोरी, काली, 18-20 साल की या फिर 50-100 साल की भी हो सकती है। वो BA या MA पढ़ी लिखी हो सकती है या फिर अनपढ़ भी हो सकती है। वो नौकरी पेशा हो सकती है या फिर हाउसवाइफ भी हो सकती है। वो किसी की माँ, भाभी, पत्नी हो सकती है या फिर ऐसी भी हो सकती है जिसकी कोई विशेष पहचान नहीं होती। आज जो साधारण स्त्री है वो 1 साल बाद डायन बन जाए, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद हम सभी के होश उड़ जाते हैं
और हम सब सुधा भाभी के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं वो भी तो डायन ही नहीं। तभी एक लड़का अंदर से आता है और हमें अघोरी के पास जाने के लिए बोलता है। हम लोग अंदर जाते हैं। अघोरी हमसे कहता है, तुम लोग तैयार हो? हमें कुछ नहीं समझ आता कि वो क्या बोल रहे हैं। तभी बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, बाबा हम समझे नहीं। शमशान में जाने के लिए तैयार हो? अघोरी ने कहा। हमने एक दूसरे के चेहरे देखे और फिर हाँ में सर हिला दिया। हम लोग अघोरी और जतिन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। हम लोग प्रेतशिला पहाड़ से नीचे की ओर जाना शुरू करते हैं, लेकिन वो रास्ता अलग था जहां से हम आए थे। हमारे मन में एक अजीब सा डर था कि अंधेरी रात और हम लोग शमशान जा रहे हैं। एक पल को तो मेरे मन में डर आया कि क्या इस अघोरी पे यकीन करना ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि आजकल ढोंगी बाबा भी बहुत होते हैं जो कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन पिछले दिनों में हमारे परिवार के साथ जो भी हुआ, उससे इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब चीज़ें असल में भी होती हैं। रास्ते में अघोरी हमें बताते हैं, डायन को मारा नहीं जा सकता क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली है। फिर बुआ जी अघोरी से पूछती हैं, हमने उसका क्या बिगाड़ा है और वो हमारी बहू के वेश में क्यों आई थी? गरजती हुई आवाज के साथ अघोरी बोलता है, मूर्ख, क्या तुझे अभी तक नहीं पता सुधा और डायन का क्या रिश्ता है? सुधा ही डायन है, पीछे से जतिन ने कहा। मम्मी ने एकदम से बुआ जी को हल्के से कंधे पर थपकी मारी, क्योंकि हम लोगों को अंदेशा तो था ही सुधा भाभी के लिए, लेकिन कभी खुद सामने से ऐसा कुछ करते नहीं देखा था। हमें कुणाल भैया ने ही बताया था जो उनके साथ हुआ था। जतिन के मुंह से सुधा भाभी का नाम सुनते ही हमें यकीन हो गया कि सुधा भाभी ऐसे ही गायब नहीं हो गई। आगे वो अघोरी बताता है, डायन को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इनसे हर व्यक्ति डरता है और नफरत करता है। इनकी मौत अत्यंत दर्दनाक और कष्टदायी होती है। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है और इसके अलावा ये दूसरों की उम्र चुराकर बहुत लंबी उम्र तक जी जाती हैं। जैसे जैसे ये बुढ़िया होती हैं वैसे वैसे इनकी शक्ति बढ़ती जाती है। और इस तरह के कार्य करने वाली बूढ़ी डायनों को दैया कहा जाता है, किंतु डायन की संख्या दैया से 3 गुनी होती है और डायन अत्यधिक चालाक और शातिर होती है। एक वरिष्ठ डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही कठिन है। कोई उच्च कोटि का अघोरी ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि इनका इष्ट भूत 24 घंटा इनकी सुरक्षा करता है और इनका पिंड 24 घंटा बंधा रहता है और उस पर भी ये हर पल सतर्क रहते हैं। इसके अलावा इनके परिवार के किसी सदस्य पर भी कोई तांत्रिक क्रिया या मारण क्रिया नहीं कर सकता, चाहे वो कहीं भी रहे, क्योंकि इनका पिंड भी हमेशा बंधा रहता है और इनके हर पल की खबर डायन को इष्टभूत देता रहता है। वह एक कर्ण पिशाचिनी की तरह कार्य करता है और इसी कारण डायन के परिवार बेफिक्र और खुशी खुशी रहते हैं। उनकी खेती बाड़ी, गाय बैल, संपत्ति सब कुछ एकदम सुरक्षित रहता है। एक डायन दूसरे डायन के परिवार वालों को कभी दुख नहीं पहुंचा सकती और किसी साधारण परिवार के ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ दुख देने का काम कर सकती हैं, ठीक करने का काम नहीं कर सकती। किंतु हाँ, स्वयं के द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया को स्वयं अपनी इच्छा से जब चाहे तब ठीक कर सकती है, किंतु ऐसा वो तब तक नहीं करती जब तक उसके खुद के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। ये उन्हीं परिवार वालों को दुख देती है जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधे साधे हों। उन परिवार वालों से डरती है जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं। एक डायन के पास परिवार को बर्बाद करने के लिए हजारों तरीके होते हैं। एक डायन के तांत्रिक क्रिया का आजीवन कोई सबूत नहीं मिलता, ना ही प्रत्यक्ष कोई प्रमाण मिलता है, और यदि किसी को कोई डायरेक्ट डायन कह दे तो बिना गवाह के वो कानून का सहारा ले सकती है और कहने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है। गांव के लोग चाहकर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, निरंतर किसी ना किसी से चुपके चुपके इन पर मारण क्रिया करवाते रहते हैं, इसी उम्मीद से कि शायद किसी का कोई असर हो जाए। कभी कभी तो किसी किसी की किस्मत भूले भटके साथ दे जाती है और कुछ डायनों की मृत्यु हो जाती है। ये सब सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब था, लेकिन फिर भी इन बातों पे यकीन करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात करीब 2 बजे हम लोग शमशान पहुंच जाते हैं। वहां आसपास कोई नहीं होता। अघोरी बाबा एक हवन कुंड रखते हैं और उनके चारों ओर सिंदूर से अभिमंत्रित गोले खींचकर हमें
उसमें बैठने को कहते हैं। अपने और जतिन के लिए भी ठीक ऐसा ही गोला बनाकर वो उसमें बैठ जाते हैं। अघोरी अपने सामने एक प्लेट में 6 सोने के सिक्के जैसे कोई यंत्र रखते हैं और 15-20 मिनट तक अपना ध्यान करते हैं। फिर उस यंत्र में अपने आप ही धुआं उठता है और एक जोरदार आवाज के साथ वो हवा में पलटते हुए उछल जाता है। अघोरी बाबा वो यंत्र अपने हाथ में ले लेते हैं और उन यंत्र पे वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मम्मी, पापा, बुआ, भैया और मुझे देकर बोलते हैं, ये डायन सुरक्षा कवच है, इसे अपने पास रखना। फिर सुधा क्या, कोई भी डायन या भूत प्रेत तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग उस कवच को चूमते हैं और एक धागे में बांधकर अपने हाथों में बांध लेते हैं। जतिन अपनी जगह से उठकर आता है और हम सभी के माथे पर विभूत लगाता है। तभी एकदम से तेज हवा चलने लगती है और बारिश का मौसम तो था ही, लेकिन काले घने बादल उस शमशान के माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना देते हैं। उस शमशान के अंधेरे को एकमात्र वो अग्निकुंड ही मिटा रहा था। आसमान में बादल ऐसे लग रहे थे मानो हमारे सिर के ऊपर ही हो और बस अब बारिश होने वाली हो, लेकिन बारिश नहीं होती, बस एक बिजली चमकती है। साथ ही अघोरी बहुत ही ऊंची आवाज के साथ मंत्रों का जाप कर रहे थे। जितना जोर से उनका उच्चारण होता उतनी ही तेज बिजली चमकती। आखिर में एक बहुत तेज बिजली चमकी और सामने एक औरत दिखी। उसके बाल खुले थे और आगे की तरफ थे, पैर उल्टे थे और कमर पे झाड़ू के पत्ते बंधे थे। उसकी वेशभूषा ठीक वैसी ही थी जैसा कि जतिन ने बताया था, बिल्कुल डायन। उसके सीने का हिस्सा उसके बालों में ढका था। मेरी नजरें उस पर एकटक जा रुकी। मैं बस उसकी शक्ल देखना चाहती थी। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को हल्के से पीछे की तरफ समेटा, हम लोग चकित रह गए। इतनी अजीब वेशभूषा में और कोई नहीं बल्कि हमारी सुधा भाभी थी। पापा घबरा के उठने लगते हैं, तभी जतिन पापा को सावधान कर देता है। सुधा भाभी बहुत ही गुस्से में लग रही थी, आंखें बिल्कुल लाल और जोर जोर से चलती सांसें। वो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। अघोरी बाबा ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद वो वहीं की वहीं खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंजीर ने उसे जकड़ लिया हो। अघोरी बाबा सुधा से कहते हैं, बता क्या चाहती है तू? इन लोगों ने तेरा क्या किया था जो तूने इनके बेटे की बलि दे दी? सुधा भाभी कुछ नहीं बोलती। अघोरी बाबा अपने मंत्र जारी रखते हैं और सुधा भाभी खुद ही तड़पने लगती हैं, जैसे उनको चोट लग रही हो। अघोरी बाबा अपने मंत्र के जाप को तेज आवाज में पढ़ते हैं और आखिर में एक चीख के साथ सुधा भाभी की आवाज निकलती है और वो जमीन पर बैठ जाती है। इन लोगों ने मेरा सब कुछ ले लिया, इनके लालच ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, सुधा भाभी ने कहा। हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या कह रही है, हमने इसकी जिंदगी कैसे खराब कर दी। इसके बाद सुधा भाभी आगे बोलती हैं, नचिकेत कुमार। ये नाम सुनकर पापा के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं और सुधा भाभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुछ याद आया तुझे राजीव? क्या किया था तूने उनके साथ? सुधा भाभी कहती हैं। सभी पापा की तरफ देखते हैं इसका जवाब जानने के लिए, लेकिन पापा बस घबरा रहे थे। आगे सुधा भाभी रोने लगती हैं और एकदम चीख के बोलती हैं, नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। तूने मेरा पूरा परिवार मिटा दिया था ना, मैं तुझे साथ में तेरा परिवार सबको मिटा दूंगी। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। अघोरी सुधा भाभी से कहता है, अभी इन्हें छोड़ दे, वरना जो तेरा गुरु है जिसने तुझे डायन बनाया है, मैं उसे भी मार दूंगा और तुझे भी। ये बात सुनकर सुधा भाभी और जोर से हंसती हैं और कहती हैं, तू मारेगा मुझे? क्या तू नहीं जानता मैं सिद्धि प्राप्त कर चुकी हूँ, अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस राजीव ने मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे छोटे भाई को मार डाला, सिर्फ एक नौकरी के लिए। मैं उस दिन अपनी नानी के घर जाने के लिए तैयार हुई थी। हम लोग निकलने ही वाले थे कि घर की लैंडलाइन टेलीफोन पर घंटी बजती है। पापा मुझे मेरी माँ और मेरे भाई को बाहर इंतजार करने को कहते हैं और जाकर फोन पे बात करते हैं।
जब वो बाहर आए तो उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया था, जो अभी तक एकदम खिलखिला रहा था, क्योंकि पापा की सरकारी नौकरी लगी थी। पापा को अपने ससुराल जाने में इसीलिए ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि नाना जी हमेशा पापा को काम का ताना देते थे। यहाँ तक कि एक बार तो नाना और पापा में इतनी बहस हुई कि नाना जी ने हमें और माँ को 1 महीने तक अपने ही घर पे रखा था। मेरी माँ ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से नाना वैसे ही नाराज रहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि पापा एक कपड़े की दुकान में बैठते हैं तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। मेरे नाना अपने गांव के बहुत अमीर और इज्जतदार लोगों में से थे। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन हमेशा ही पापा को काम करने के लिए कहा करते थे। इतने दिन बाद अब पापा सीना चौड़ा करके अपने ससुराल जा रहे थे, लेकिन उस फोन की घंटी ने एकदम से उनकी सारी खुशी मिटा दी, मानो कोई खिलता हुआ फूल मुरझा गया हो। और हम लोग बस स्टैंड पर पहुंचे। नाना का घर सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था। मैं उस समय 10 साल की थी और मेरा छोटा भाई 3 साल का। भाई को मम्मी ने गोद में ले रखा था और मैं बीच में बैठी थी। मम्मी पापा को लगा कि मैं सो गई, लेकिन बस के झटकों में नींद नहीं आती, सिर्फ पलकें झपकती हैं। पापा बड़ी ही बेबसी से माँ को बताते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगी। पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों ने फ़ोन किया कि गलती से आपके पास फैक्स चला गया, क्योंकि नचिकेत नाम के 2 कैंडिडेट थे और एक जैसी क्वालिफिकेशन होने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। लेकिन माँ ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसी गड़बड़ी कैसे हो गई। मेरे में उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि मैं समझ सकूं कि एक नौकरी किसी के लिए क्या मायने रखती है। हम लोग नाना के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही नाना के ताने शुरू हो जाते हैं और वो बोलना शुरू करते हैं, हमने सुना है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। ओहो, सरकारी? चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा काम कर लिया। हमारे लेवल तक तो नहीं आ सकते, कम से कम मेरी लड़की को ठीक से खाना तो खिला ही दोगे अब तुम। ये सब सुनकर मेरी माँ और पापा कुछ नहीं बोले और शाम तक हम लोग घर वापस आ गए। मेरे पापा के माथे पर चिंता की वो लकीरें मैं आज तक नहीं भूल सकती। अगले दिन सुबह ही पापा के एक दोस्त घर आए। मम्मी चाय बनाने लगी और मैं मेरे भाई के साथ आंगन में खेल रही थी। पापा के दोस्त ने उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी नौकरी के बारे में पता चला, लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब किसने कराया है? मेरे पापा को लगा था कि कोई पैसे वाला आदमी ही होगा, तो उन्होंने साधारण स्वर में बोला, कोई भी कराए, मेरी तो किस्मत खराब ही है। तभी उनके दोस्त बोलते हैं, अरे भाई, ये सब तेरे ससुर का ही किया है, वो तुझे चैन से जीने नहीं देगा। तुझे वो राजीव तो याद है ना, जिससे भाभी जी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब तेरे ससुर को तेरे बारे में पता चला तो अपनी बेटी की जिद के आगे उनको तुझसे शादी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि तुझसे शादी के कुछ दिन बाद तेरे ससुर का गुस्सा तेरे लिए कम हो गया था। वो आज भी तेरे से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी उस टाइम पर करते थे। तेरे ससुर ने निधि भाभी को तुझसे दूर करने की हर कोशिश की, लेकिन तुम लोगों को दूर नहीं करा पाए। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे ससुर तुम्हें बहुत जलील करते हैं और इसीलिए इस बार उन्होंने उस राजीव के साथ मिलकर तुम्हारी नौकरी छीन ली। पापा के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि नाना जी उनके साथ इस हद तक गुजर सकते हैं। जब मम्मी बाहर आई तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना, जबकि वो भी सब जान चुकी थी। लेकिन अपने पिता की हरकत के लिए वो क्या कहती या क्या करती, ये उन्हें भी नहीं पता था। थोड़ी देर में चाय नाश्ता करके पापा के दोस्त चले गए और पापा अपने कमरे में आ गए। मेरी मम्मी ने पापा से कुछ नहीं पूछा और वो तैयार हुई और मुझे भी तैयार करने लगी। घर से निकलते वक्त बस पापा से उन्होंने इतना कहा कि मैं यहीं बाजार तक जा रही हूँ, और हम घर से निकल गए। मम्मी नाना के घर पहुंची और जाते ही उन पर बरस पड़ी, क्या मिल गया आपको हमारे साथ ये कर कर? आप मेरी खुशी नहीं देख सकते क्या? हमने शादी के बाद भले ही परेशानी झेली, लेकिन आपसे तो कोई मदद के लिए नहीं कहा था ना, तो फिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों करा? आप हमारी मदद नहीं कर सके तो हमारे साथ बुरा क्यों किया? ये कहते कहते मेरी माँ बहुत रोई। नानी ने उन्हें बहुत समझाया कि आराम से बैठकर इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन मेरी माँ का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पर था और वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस भूली जा रही थी। नानी ने मेरी माँ से कहा, देख बेटा,
मैं तेरा भला चाहती हूँ। वो नचिकेत तेरे लायक नहीं है। तू आज भी उसे छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ आ जा। मैं तुझे अच्छे से रख सकती हूँ। तेरी शादी राजीव से करा दूंगी। वो बहुत अच्छा लड़का है और आज भी तुझे पसंद करता है। उसे तेरे बच्चों से भी कोई परेशानी नहीं है और वो हमारी हैसियत का भी है। ये सुनकर मेरी माँ को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उनके पापा के मन में इतना जहर है ये जानकर मेरी माँ उस जगह पर एक भी मिनट नहीं रुकी और वहाँ से घर चली आई। जब हम घर पहुँचे तो देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है और आशु के रोने की आवाज़ आ रही है। मम्मी ने पापा को बहुत आवाज़ लगाई लेकिन पापा ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब मम्मी को कुछ अनहोनी का शक हुआ तो वो पड़ोस से एक अंकल को बुला लाई और दरवाज़ा तोड़वा दिया और उसके बाद देखा कि बरामदे में पापा पंखे से फांसी लगाकर लटके हुए थे और आशु नीचे बैठा रो रहा था। इतने में ही आसपास के और भी लोग घर आ गए और जल्दी जल्दी पापा को नीचे उतारा, फिर अस्पताल लेकर गए। मुझे मेरी माँ ने आशु के साथ घर पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद अस्पताल से एम्बुलेंस में पापा सफ़ेद चादर में लिपटे हुए आए और मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। साथ ही पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ भी आईं और उन्होंने घर की छानबीन की तो उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर पापा के हस्ताक्षर थे और उसमें पापा ने लिखा था, निधि मुझे माफ़ कर देना। तुम दोनों बच्चों को किसी अनाथालय में देकर राजीव से शादी कर लेना। मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मुझे लगा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। मैंने सोचा था कि एक खुशहाल ज़िंदगी तुम्हें दूंगा लेकिन मैं हार गया। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो और तुम दोनों के प्यार के बीच में मैं आया हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब तुम खुश रहना। पुलिस वाले अंतिम संस्कार कराकर मम्मी को पुलिस स्टेशन आने बोलते हैं लेकिन मम्मी कोई केस दर्ज नहीं करवाती क्योंकि वो जानती थी कि उनके पापा का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पापा की मौत के एक हफ्ते बाद नाना जी पहली बार हमारे घर आए थे और वो भी सिर्फ माँ को इस बात के लिए राज़ी करने कि वो अब राजीव से शादी कर लें। लेकिन मम्मी ने उनको खरी खोटी सुना दी और सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा करने लगी। नाना जी अपनी बेइज्जती देखकर वहां से इतना कहकर चले गए, मुझे लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी लेकिन तू चाहती ही नहीं कि तेरे बच्चों की जिंदगी सुधरे। तेरा मन हो तो घर आ जाना। राजीव तुझे और तेरे बच्चों को अपनाने को आज भी तैयार है। माँ रात दिन बस रोती रही। आस पड़ोस के लोग आते और मम्मी को समझा बुझा के जाते कि राजीव से शादी कर लो। घर में इतनी परेशानी आ गई थी कि एक वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल था। कहीं माँ काम करने जाती तो उनको यही कहकर समझा दिया जाता कि अपने पापा के पास लौट जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में सब लोगों की बातों में आकर मेरी माँ राजीव से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। राजी होने के बाद मम्मी वापस से नाना के घर जाने का फैसला करती हैं। नाना जी मम्मी और हमें देखकर बहुत खुश होते हैं और वो ये भी समझ गए थे कि मेरी मम्मी ने फैसला उनके हक में किया है। बिना कुछ पूछे वो जल्दी जल्दी हमारा स्वागत करने लगे। नानी ने जल्दी से खाना पानी दिया। मैंने और मेरे भाई ने पेट भर खाना खाया क्योंकि हम कई दिनों से भूखे थे। उसी रात नाना जी ने राजीव अंकल को घर पर बुलाया और मम्मी से अकेले में जाकर कुछ बात करी। मैं नहीं जानती कि उनके बीच क्या बात हुई, बस मैं अपनी माँ को दूर से रोता हुआ ही देख सकती थी। अगले 2 दिन बाद मेरी मम्मी की राजीव अंकल से शादी होने वाली थी। मेरी माँ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मेरे नाना का जैसा सपना पूरा हो रहा था वो ऐसे खुश थे। 2 दिन बाद रात में सिर्फ घर घर के लोग थे और पंडित जी को बुलाया गया था शादी के लिए। लेकिन उस दिन नाना जी के चेहरे पर खुशी के साथ साथ कुछ तनाव भी दिख रहा था। शादी का मुहूर्त रात 9:30 बजे का था। करीब 8 बजे मेरी माँ मेरे भाई आशु को लेकर नाना जी के कमरे में सुला रही थी। मैं उनके बिल्कुल सामने बरामदे में बैठी हुई फूलों की माला जड़ रही थी और सबको देख रही थी कि कैसे सब लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोई फलों की टोकरी ला रहा है तो कोई पूजा का सामान। तभी मैं देखती हूँ कि राजीव अंकल बहुत गुस्से में ऊपर आ रहे हैं और मेरे नाना जी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उसी समय मेरी मम्मी ने भी मुझे आवाज़ लगाई और बोली, जब तक मैं ना आऊँ अपने भाई के पास ही रहना। मैंने हाँ में सर हिलाया और मम्मी जाने लगी। जाते जाते मम्मी रुक गई और दरवाजे की तरफ कान लगाकर सुनने लगी।
बाहर मेरे नाना जी और राजीव अंकल में बहस हो रही थी। राजीव अंकल मेरे नाना को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। देखिए ससुर जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ आपकी बेटी को अपनाऊंगा, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोलकर उसके दोनों बच्चों को मेरे गले बांधना चाहा। एक तो यार मैं आपकी विधवा बेटी से शादी करने को राजी हो गया, ये काफी नहीं था क्या आपके लिए? मेरे नाना जी बहुत हल्की आवाज में बोलते हैं। बेटा राजीव, मैं समझता हूँ तुम्हारा गुस्सा करना ठीक है, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस शादी करके निधि के पास जाओ और एक दो दिन उसके साथ उसके बच्चों को भी ले जाओ। बाकी आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, आप एक दो दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी का फंदा मुझे बना दोगे उसके लिए। शादी तभी करूंगा जब आप निधि से अभी बात करो कि उसे अपने बच्चों को यहीं छोड़ना पड़ेगा। देख बेटा, बस तू 2 दिन के लिए ले जा, फिर इन बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा दूंगा मैं, और फिर वहां से कहीं और। ये सब बातें मेरी माँ और मैं सुन रही थी। हमें तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे लिए इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। आखिर में राजीव अंकल नाना से कहते हैं, अब एक ही रास्ता है, इन दोनों बच्चों को जान से मार दो। नाना जी चौंक पड़ते हैं। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बच्चे निधि से दूर नहीं रह सकते और निधि भी कभी इन बच्चों को अपने से दूर नहीं करेगी। और आप हॉस्टल भेजने की बात करते हो, लेकिन ऐसे कैसे? नाना जी आगे कुछ बोलते, लेकिन राजीव उनको चुप कराता हुआ बोलता है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आपके पास आधे घंटे का समय है, सोच समझकर मुझे बता दो। ये सब सुनकर मेरी माँ मेरे सोते हुए भाई को उठाती हैं और मेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लेकर जाती हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, नाना जी एकदम घबरा जाते हैं, कहीं निधि ने सारी बातें सुन तो नहीं ली। नाना जी मम्मी से कुछ बोलते उससे पहले ही मेरी माँ हमें लेकर बाहर चली जाती हैं और पीछे से नाना जी आवाज़ लगाते हैं, मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम सुन रही हो वैसा नहीं है बेटा। मेरी माँ तेज कदमों के साथ हमें पता नहीं कहाँ लेकर जा रही थी। नाना जी, नानी जी, मामा और राजीव अंकल भी हमारे पीछे थे। उन सबको हमारे पीछे आता देख मम्मी हमें लेकर भागने लगी। मम्मी को अब बस उनसे दूर जाना था और वो इतना दूर चली गई कि किसी ने सोचा भी नहीं। तेज कदमों के साथ भागते हुए मेरी माँ ना आगे देखती और ना पीछे। इसी बीच एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मेरी मम्मी को मारी और वो उछल के दूर गिरी, और मेरी माँ के साथ मेरा भाई भी। मैं जल्दी से भागते हुए अपनी मम्मी के पास पहुंची, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस नाना जी के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ के सिर से बहुत खून बह रहा था और वो समझ गई थी कि मैं नाना जी का इंतजार कर रही हूँ। तभी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि आशु को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाओ, और चाहे कुछ भी हो जाए अपने नाना जी के पास बिल्कुल मत जाना। बस इतना कहकर उनकी सांस रुक गई। मैं अपनी माँ के अंतिम शब्द कैसे भूल सकती थी? नाना जी को अपने पास आता देख अब मैं वहाँ से भागने लगी और भागते भागते एक जंगल के अंदर पहुँच गई। भागते हुए मैं कभी आगे देखती तो कभी पीछे। मैं बस भागी जा रही थी और ये नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। अचानक ही मेरा पैर किसी पत्थर से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक मिट्टी के बने कमरे में पाया। मैं जमीन पर एक चटाई पर लेटी थी। प्यास से गला सूख रहा था। वहीं पास में ही एक मटका था जिसके पास एक गिलास भी रखा था। मैंने गिलास में पानी पिया और अचानक मेरे सामने एक औरत आई। उसे देखकर मैं घबरा गई और मेरे हाथ से गिलास छूट गया। वो औरत मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, घबराओ मत बेटा, पानी पियो। पानी देते हुए उन्होंने पूछा, तेरा नाम क्या है और तू जंगलों में क्या कर रही थी? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? अचानक इतने सवालों से मैं सोच में पड़ गई। इस औरत ने मेरी तरफ देखा और मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? मेरा ध्यान मेरी माँ और मेरे भाई की तरफ गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। मुझे रोता देख उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से मेरी आंखें पोंछी और अपने साथ मुझे लेकर जाने लगी। बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाई और मुझे वहां बैठने को कहा। उसके बाद खुद वो आंगन में बने चूल्हे पर खाना पकाने बैठ गई। थोड़ी देर में खाना पक गया और उन्होंने अपने साथ ही मुझे खाना खिलाया। मैं डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और मैं इनके घर कैसे आई। वो शायद
मेरे तनाव को समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने चुपचाप मुझे खाना खिलाया और फिर मेरे पास आकर बोली, डर मत, ये बता तू उस जंगल में कैसे पहुंची? मैं हर महीने पूर्णिमा को उस जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती हूँ। उस रात जब मैं वापस लौट रही थी तो तू एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। मैंने तुझे उठाया लेकिन तू बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ 2 आदमी आए और उनके हाथ में एक बच्चा था और वो आपस में बात कर रहे थे। अरे ढूंढो, यहीं कहीं होगी, जिंदा छोड़ दिया तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैंने तुझे वहीं एक पेड़ के नीचे पत्तों से ढक दिया और जब वो लोग आगे चले गए तो तुझे उठाकर अपने घर ले आई। कौन थे वो लोग? मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह मेरी माँ के साथ धोखा हुआ। मेरी सारी बात सुनने के बाद उनको भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे पुलिस के पास ले जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि पुलिस भी मेरे नाना जी की बात मानती। मेरी स्थिति को गंभीर समझते हुए उन्होंने मुझे अपने साथ रखने का फैसला किया और तब से मैं उन्हीं के साथ रहने लगी और उनको मैं ताई जी कहती थी। एक दिन मैंने उनको नदी के किनारे कुछ तंत्र मंत्र करते देखा तो उनसे उसके बारे में पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं अक्सर ही अपने माता पिता के बारे में सोचकर मायूस होती थी। ताई जी हर बार मेरा ध्यान बांटने की कोशिश करती थी। कभी कभी तो मुझे अपने माँ बाप की इतनी याद आती थी कि 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खाती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे अपने तंत्र मंत्र करने की बात का खुलासा किया, शायद मेरी गंभीर हालत को देखते हुए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें बदला लेना चाहिए अपने परिवार की मौत का, या फिर सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाओ। मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसीलिए मैंने राजीव से बदला लेने की सोची और मैं कामयाब भी रही। लेकिन इसकी ये बहन रोशनी, इसने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। ये पीछे पीछे परछाई की तरह बनी रही। इतना कहते ही सुधा भाभी जोर जोर से चीखने लगी। अघोरी उस पर कुछ पीले रंग की भूत जैसा कोई चीज फेंकता है और सुधा भाभी बेहोश हो जाती है। इससे आगे वो लगभग आधे घंटे तक कोई तंत्र मंत्र करता है और फिर जतिन से सुधा भाभी के बाल काटने को बोलता है। जतिन अपनी जगह से उठकर उसके बाल काटकर ले आता है। अघोरी उन बालों को किसी लिक्विड में डुबाकर अग्निकुंड में डालता है और हमें बताता है इस डायन की साधना पूरी होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, क्योंकि एक बलि देने के बाद अमावस्या की रात को इन्हें अपनी पूजा को पूरा करना होता है और अमावस्या में 3 दिन बाकी है। डायन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम लोगों का भाग्य तुम्हारे साथ है। मैं इसे अपने कब्जे में कर लूँगा, क्योंकि इसकी साधना अभी अधूरी है। ये सुनकर हम सभी को बहुत सुकून मिलता है और हम वहाँ से अघोरी के दिए हुए सुरक्षा कवच लेकर चले जाते हैं और पहले की तरह जीवन जीने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमेशा ही मन में एक डर रहता है, जो कि आज भी कायम है। जिंदगी में इतना तो पता चल गया था कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते